एक बात साफ जाहिर थी कि अगर सोनिया उस ग्रंथी धन्ना सिंह के पास है तो फिर उसने उसे अपने घर में नहीं रखा हुआ बल्कि किसी दूसरी जगह डाल रखा है। इस सोच में मैं गुरु रामदास की सराय में वापस आकर हॉल कमरे के कोने में अपने बिछोने पर लेट गया। यहाँ बाहर की निस्बत ठंडक थी, सारे पंखे चल रहे थे, आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से हब्स हो रहा था। रात भर का सफर का थका हुआ था, मुझे नींद आ गई और शाम तक सोया रहा। शाम को उठकर स्नान किया, बाहर जाकर खद्दर के कुर्ते पाजामे का एक और जोड़ा खरीदा और सराय के लंगर में दाल रोटी खाई। जब रात के 8 बज गए तो मैं सराय से निकलकर बाजार माई सेवा से होता हुआ दरबार साहब में आ गया। मैं दरबार साहब के अंदर जाने की बजाय चबूतरे की एक जानिब बेरी के पुराने दरख्त की ओट में एक जगह ईंटों के थड़े पर बैठ गया। बाजार दूर तक मेरे सामने था, दुकानें खुली थी, बाजार में रोशनी हो रही थी। धन्ना सिंह ग्रंथी रात के 9 बजे आता था, मुझे उसने भी यही बताया था। मेरे तजस्सुस ने मुझे वहाँ दरख्त की ओट में बिठा रखा था। मैं धन्ना सिंह ग्रंथी को बाजार से आते हुए देखना चाहता था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। कुछ देर बाद मैंने एक सूट बूट वाले सिख से वक्त पूछा। 9 बजने में 2 मिनट बाकी थे। कोई 10 मिनट बाद मैंने दूर से धन्ना सिंह को आते देखा। उसने सफेद पगड़ी और सफेद लिबास पहन रखा था, हाथ में तस्बीह थी और बड़े दीनदार और परहेजगार सिख महंत की तरह नपे तुले सीधे कदम उठाता चला रहा था। उसके पीछे पीछे एक दूसरा सिख भी आ रहा था। दरबार साहब के जीने के पास आकर धन्ना सिंह रुक गया। उसने अपने पीछे आने वाले सिख की तरफ मुतवज्जे होकर कुछ कहा। ये सिख जवान चौड़ा चकला था। उसने धन्ना सिंह की बात सुनकर आहिस्ता से सर हिलाया और अपनी जगह पर अदब से खड़ा रहा। धन्ना सिंह ग्रंथी ने कुर्ते की जेब में से अपना बटवा निकाल कर खोला, उसमें से कुछ नोट निकाल कर सिख जवान को दिए और वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह बुलाता दरबार साहब के चबूतरे पर आ गया। मैं उसकी निगाहों से ओझल था और उस जवान सिख को देख रहा था जो धन्ना सिंह से रुपए लेकर बाजार में चला जा रहा था। मैं उस सिख का पीछा करना चाहता था। धन्ना सिंह ग्रंथी से मैं फिर भी मिल सकता था, वो तो सारी रात दरबार साहब में ही रहेगा। मैं दरबार साहब के चबूतरे से उतरकर बाजार में आ गया और धन्ना सिंह के साथ ही सिख के पीछे पीछे कुछ मुनासिब फासला रख कर चलने लगा। बाजार रोशन था, मेरी निगाह सिख पर थी। माई सेवा के बाजार से गुजरकर वो दर्शनी ड्योढ़ी की तरफ मुड़ गया। मैं बराबर उसका ताकुब कर रहा था। दर्शनी ड्योढ़ी से वो कर्मों की ड्योढ़ी में से होता हुआ घी मंडी की तरफ आ गया। यहाँ आगे चाटी विंड का दरवाजा था। ये अमृतसर शहर का एक दरवाजा था। उसके बाहर शहर का खुला इलाका शुरू हो जाता है। सामने एक पतली सड़क रजफोला सिंह के गुरुद्वारे के आगे से गुजरती जीटी रोड की तरफ चली गई थी। दाएं जानिब एक कच्ची सड़क अमरूद और लोकाट के बागों की तरफ उतरती थी, जहाँ पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। यहाँ अब सिखों ने कब्रों को मस्मार करके एक बस्ती बसा ली थी। धन्ना सिंह का साथी सिख बुर्ज फोला सिंह वाली पतली सड़क पर चलने लगा। सड़क पर जहाँ बिजली का खंबा आ जाता थोड़ी सी रोशनी हो जाती, बाकी सड़क रात के अंधेरे में डूबी हुई थी। मैं ताकुब जारी रखे हुए था लेकिन इंतहाई एहतियात के साथ चल रहा था। ये सिख कहाँ जा रहा है, सोनिया का ख्याल एक बार फिर मेरे जहन में बार बार उभरने लगा। पतली सड़क जीटी रोड को काटती आगे एक बाउली की तरफ निकल गई थी, जहाँ बिजली के खंबे नहीं थे और घुप अंधेरा था। ये पगडंडी ऊंची थी और उसके दोनों जानिब टालियों के घने दरख्त उगे हुए थे। सिख उस बाउली वाली पगडंडी पर चलने लगा। ये सारे रास्ते मेरे देखे भाले थे। मुझे मालूम था कि आगे एक छोटी सी नहर आएगी जो कंपनी बाग की तरफ निकल जाती है। उस नहर के किनारे एक जानिब हिंदुओं का मंदिर है और पीछे एक छोटी सी देहाती आबादी है। पाकिस्तान बनने से पहले जब वहाँ मुसलमान आबाद थे तो उसका नाम मकबूलपुरा था, अब उसका नाम रामदासपुरा था। क्या ये सिख रामदासपुरे जा रहा था? हो सकता है उसका घर उसी आबादी में हो। ये तो अपने घर चला जाएगा, कहीं मैंने उसके पीछे आकर अपना वक्त तो जाया नहीं किया। यही सोचते हुए मैं अंधेरे में सिख का ताकुब किए जा रहा था। नहर के पास आकर सिख रामदासपुरे की तरफ जाने की बजाय हिंदू मंदिर से चंद कदम पीछे नीचे खेत में उतर गया। मैं नहर के किनारे एक दरख्त की ओट में से उसे अंधेरे में जाते देखता रहा। खेत जहाँ खत्म होता था वहाँ एक मकान की दीवार मुझे धुंधली सी नजर आ रही थी। ये मकान की अकबी दीवार थी, उसके दरवाजे की जानिब धीमी रोशनी हो रही थी। अब मैं भी नशेब में उतर कर खेत में से गुजरता सिख के पीछे पीछे चलने लगा। वो मकान की दीवार घूम गया। मैंने दूसरी तरफ से आकर देखा, सिख गायब था। इतनी देर में अगर वो दूसरे खेत की तरफ भी गया होता तो मुझे नजर आ सकता था। इसका मतलब था कि वो इसी मकान में दाखिल हुआ है। ये मकान एक मंजिला था और खेत में अकेला ही खड़ा था। उसकी दोनों जानिब खेत थे और पहलू की तरफ टाली के दरख्त खामोश खड़े थे। मैं मकान की अकबी दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। ये तो उस सिख का अपना घर होगा और यहाँ से बाहर वो नहीं निकलेगा। मैं दीवार से अलग होकर चलने लगा तो मुझे किसी मर्द की गाली देने की आवाज आई। मेरे कदम वहीं रुक गए। गाली पंजाबी में किसी औरत को दी गई थी। मैं फूंक फूंक कर कदम रखता दीवार की दूसरी तरफ आ गया। यहाँ दीवार में एक खिड़की थी जो बंद थी। मैंने आहिस्ता से खिड़की के पास जाकर कान लगा दिए। अंदर से मर्द की आवाज फिर सुनाई दी।
वो पंजाबी में कह रहा था, सानू खुश नहीं करोगी तो धन्ना सिंह तुझे जालंधर के दलाल के पास बेच देगा। मेरे कान खड़े हो गए। जिस मुअम्मे को मैं हल करना चाहता था उसके चेहरे पर से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा सरक रहा था। ये औरत कौन थी? क्या ये सोनिया थी? मैं उस औरत की आवाज सुनने को बेताब था। मुझे सिसकियों की आवाज आई। कोई औरत सिसकियां भर रही थी। मर्द की आवाज फिर बुलंद हुई। वो गालियां देकर कहने लगा, रोने से क्या होगा मुसलिए, तू अब हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब औरत की कमजोर सहमी हुई आंसुओं भरी आवाज आई। मैं सर से पांव तक जैसे कांप उठा। ये सोनिया की आवाज थी। अगरचे बेहद गमजदा और कमजोर आवाज थी, मगर उसकी आवाज को हर आलम में हर मोड़ पर पहचान सकता था। वो उर्दू में कह रही थी कि मुझे जाने दो, मेरी जिंदगी बर्बाद न करो, मैं बहुत दुखी औरत हूँ। उसके बाद मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं थी। सोनिया इसी मकान में कैद थी। मैं दीवानावार मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर कमजोर सा बिजली का बल्ब जल रहा था। मैंने उछलकर दीवार की मुंडेर को पकड़ लिया और फिर दीवार के ऊपर से होकर दूसरी तरफ सहन में बड़ी एहतियात से उतर गया। सहन छोटा सा था। 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। अंधेरे में सामने छोटा सा बरामदा दिखाई दिया। मैं दबे पांव दीवार के साथ साथ चलता बरामदे में आ गया। यहाँ 2 कोठरियां थीं। दोनों के दरवाजे बंद थे। एक कोठरी में से धीमी धीमी रोशनी बंद दरवाजों की दर्जों में से बाहर आ रही थी। सोनिया की आवाज उसी कोठरी से एक बार फिर सुनाई दी। वो रोते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। उस वक्त मैं रुक नहीं सकता था। मेरी सारी ताकत सिमट कर मेरे बाजुओं में आ गई। मैंने कांधे से बंद दरवाजे पर एक जोरदार जरब लगाई। दरवाजा धड़ाक से खुल गया। सामने चारपाई पर बिजली की धीमी रोशनी में वही सिख जवान जिसका मैं ताकुब कर रहा था, ग्लास हाथ में लिए बैठा एक जर्द चेहरे और बिखरे हुए परेशान बालों वाली लड़की को खींच रहा था। दरवाजे के अचानक खुल जाने से वो भुजंका सा होकर रह गया। उसने अपने सामने एक सिख यानी मुझे देखा तो गाली देकर बोला, कौन हो तुम? मेरे पास जवाब देने की फुर्सत नहीं थी। इस असना में मैं उसके सर पर पहुंच चुका था। मैं शदीद गजब और जोश के आलम में था। मैंने पूरी ताकत से बाएं हाथ की हथेली का किनारा जो फौलाद की तरह सख्त हो चुका था उस सिख की ठोड़ी के नीचे उसके हलक पर मारा। ये जरब इतनी शदीद थी कि वो पीछे चारपाई से नीचे गिर पड़ा। ग्लास उछलकर सामने फर्श पर गिरा और चकनाचूर हो गया। मगर वो ताकतवर सिख था। इतनी शदीद जरब खाकर भी उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे संभलने का मौका न दिया। शायद वो जेब में हाथ डालकर चाकू या असलहा निकालने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपने माथे की भरपूर टक्कर उसके माथे पर मारी। इससे वो तेवरा गया। एक चक्कर खाकर दोबारा नीचे गिर पड़ा। अब मैं उसे उठने का मौका नहीं दे सकता था। चंद सेकंड में वो मेरे ताबड़तोड़ घूंसों की बारिश से बेहोश हो गया। सोनिया पहले तो चारपाई से उठकर दीवार के साथ सहमी खड़ी रही, फिर वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। मैंने उसे आवाज दी, सोनिया रुक जाओ। पहले तो वो मुझे भी धन्ना सिंह के साथियों में से कोई सिख ही समझ रही थी, जो उसे पहले वाले सिख के कब्जे से छुड़ाकर अपने कब्जे में लेने आया था। लेकिन जो ही उसने अपना नाम सुना, बरामदे में उसके कदम वहीं जम गए। मैं लपक कर बरामदे में आ गया और उसे खींच कर अंदर ले आया। इस बात का मुझे एहसास हो गया था कि इस मकान में और कोई नहीं है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कमजोर बल्ब की रोशनी में सोनिया मुझे फटी फटी आंखों से देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। यकीन आता भी कैसे? मेरा हुलिया पूरा सिख का था। वो मुझे सिख समझने में हक बजानिब थी। मैंने उसे चारपाई पर बिठाया और आहिस्ता से कहा, मैं आमिर हूँ सोनिया। मैंने सिख का हुलिया बदल रखा है, मुझे पहचानो। अब सोनिया ने मुझे पहचान लिया। वो बच्चों की तरह रोने लगी। मैंने उसे हौसला देते हुए चारपाई की दूसरी जानिब फर्श पर बेहोश पड़े सिख को देखा। वो अभी तक बेहोश था। मैंने सोनिया से कहा, सब बातें बाद में होंगी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आ गया हूँ। अब तुम सब कुछ भूल जाओ और हौसले से काम लो। हमें अभी यहाँ से फरार होना चाहिए। सोनिया पहले से जर्द और कमजोर हो गई थी। उसका रंग भी फीका पड़ चुका था और आंखों के गिर्द हल्के साफ नजर आ रहे थे। सबसे पहला काम मैंने ये किया कि बेहोश सिख की पगड़ी खोलकर उसको आधा फाड़ा। आधी पगड़ी से सिख का मुंह कसकर बांध दिया और पगड़ी के दूसरे आधे टुकड़े से उसके हाथ पीछे बांधकर चारपाई के पाए से जकड़ दिया। मैंने सोनिया के लिबास को देखा। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, गले में दुपट्टा था। मैंने उसे कहा, इस दुपट्टे से अपना सर ढांप लो और मेरे साथ बाहर निकलो। सोनिया ने कपकपाती हुई आवाज में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ करीबन खींचते हुए कहा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है, मेरे साथ आओ, जल्दी करो, यहाँ किसी वक्त कोई भी आ सकता है। अंधेरी रात में हम मकान से निकलकर बाहर खेत में आ गए। सोनिया ने दुपट्टा अपने सर के ऊपर लपेट रखा था। अब वो भी सिखनी यानी सिख औरत लग रही थी। रात के 10 साढ़े 10 का अमल होगा। आसमान पर जो बादल दिन भर से छाए हुए थे, अब उनमें हल्की सी गरज सुनाई दी। नहर पर आकर मैंने बाउली की तरफ जाने की बजाय कंपनी बाग वाला रास्ता इख्तियार कर लिया, क्योंकि बाउली वाला रास्ता न सिर्फ तारीक बल्कि सुनसान था। कंपनी बाग वाला रास्ता आगे जाकर सुनसान नहीं रहता था, क्योंकि उसके आगे नहर की दोनों जानिब कोठियां शुरू हो जाती थी। गर्मियों की रातों में 10 साढ़े 10 बजे तक लोग कंपनी बाग के आस
आसपास सैर सपाटे में मशगूल रहते। मैंने नहर के किनारे चलते हुए सोनिया को अपने बारे में मुख्तसर लफ्जों में बहुत कुछ बताया। उससे अलग होकर मैं कहां कहां दरबदर होता रहा, फिर उसकी तलाश में किन किन होशरुबा हालात से गुजरा। सोनिया ने भी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसकी आंखों में बार बार आंसू आ जाते। मैंने उसे इत्मीनान दिलाया कि अब उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, इंशाल्लाह हम बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान अपने वतन पहुंच जाएंगे और उसे भी मिस्र उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया जाएगा। मैंने अभी तक उसे ये नहीं बताया था कि मिस्र में उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है और वालिदा अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। हकीकत ये है कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि उसकी माँ अब जिंदा भी है कि नहीं, लेकिन अभी तो हमें अपनी पड़ी हुई थी। सोनिया ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम सीधे बॉर्डर की तरफ जाएंगे। मैंने उसे बताया कि यहाँ हमारा एक अपना आदमी मौजूद है। बातें करते करते हम नहर के उस इलाके से गुजर रहे थे जहाँ दोनों जानिब कोठियां थी। उसके लॉन में कहीं कहीं लोग मच्छरदानियां लगाकर सो रहे थे, कहीं लॉन में पंखे लगाकर बैठे खुशगपियों में महव थे। आगे एक सड़क आ गई। नहर यहाँ सड़क के नीचे से होकर दूसरी जानिब कंपनी बाग के फूलों भरे तख्तों की तरफ जाती थी। मैंने सोनिया को साथ लिया और बाएं जानिब डंडा पुलिस लाइन के सामने से होकर ईदगाह वाले पुराने रेलवे फाटक पर आ गया। फाटक खुला था, फाटक पार कर लिया। सामने आराम बाग के इलाके की रोशनियां नजर आ रही थी। हमारा आदमी उस बस्ती के एक बाजार में था। आपने शुरू में उसके बारे में सुना था। उसका नाम तो कुछ और था, मगर हम उसे करोंडिया के लकब से याद करते थे। करोंडिया ने राम बाग के एक बाजार में होटल खोल रखा था और जहां उसका हिंदुआना नाम था जो यहाँ नहीं बताया जा सकता, बल्कि एहतियात के तौर पर इस दफा मैंने इलाके का नाम भी बदल दिया है। मुझे और सोनिया को जाते देखकर किसी को जरा सा भी शक नहीं हो सकता था कि हम दोनों सिख और सिखनी नहीं हैं। जब मैं करोंडिया के होटल में दाखिल हुआ तो वो भी मुझे पहचान न सका। वो काउंटर के पास ही कुर्सी पर बैठा कोका कोला पी रहा था। काउंटर पर उसका मुंशी हिसाब किताब करने में मसरूफ था। होटल के बड़े कमरे में दूसरे नौकर फर्श धो रहे थे। रात के 11 बजने वाले थे। करोंडिया ने हमारी तरफ देखकर कहा, सरदार जी, भोजन भाजी खत्म हो चुका है, कमरे भी सारे बुक हैं। मैं और सोनिया कोने में जाकर कुर्सियों को सीधा करके बैठ गए। अब करोंडिया ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा और उठकर खुद हमारे पास आया और बोला, सरदार जी, मुझे क्षमा करें, इस वक्त हमारे पास कमरा भी नहीं है और भोजन भी खल्लास है। मैंने मुस्कुराते हुए उसे इशारे से अपनी तरफ बुलाया। करोंडिया चूंकि काम ही इस किस्म का करता था, इसलिए उसका माथा ठनका और सिगरेट सुलगाते हुए उसने पीछे मुंशी को देखा। फिर बोला, हीरा लाल, काम खत्म हो गया है तो तुम चले जाओ, रात काफी हो गई है। करोंडिया हमारे पास आ गया, मगर उसने अपने किसी अंदाज से भी ये जाहिर न होने दिया कि वो हमें अपना आदमी समझता है। बोला, चाय इस वक्त मिल सकती है। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसके करीब मुंह ले जाकर उसका असली मुसलमानों वाला नाम लेकर कहा, तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो एक सेकंड के लिए साकित सा होकर मुझे तकने लगा, जहां दीदा आदमी था, और फिर मैंने उसके पास काफी वक्त गुजारा था। फौरन पहचान गया और मेरा हाथ दबाकर बोला, आमिर। मैंने कहा, अब ये नाम फिर मत भूलना। वो उठा और एक नौकर की तरफ मुखातिब होकर बोला, ओए तोताराम, चाय के 2 कप बना कर लाओ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, सरदार जी, क्षमा करो हमें कि हम इस वक्त आपको चाय के साथ डबल रोटी के 2-4 स्लाइस ही पेश कर सकते हैं। मैंने कहा, महाराज कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। हमारी गाड़ी लेट हो गई थी। सोचा दरबार साहब जाकर कुछ भोजन पानी कर लेंगे, मगर रास्ते में आपका ढाबा देखा तो रुक गए। सोचा शायद यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। करोंडिया ने अब हमसे कोई बात न की। वो वापस जाकर काउंटर पर बैठ गया। उसका मुंशी रजिस्टर बंद करके उसे राम राम कहता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद हमारे सामने चाय और स्लाइस आ गए। मैं और सोनिया चाय पीने और स्लाइस खाने लगे। सोनिया ने आहिस्ता से कहा, क्या ये हमारा एजेंट है? मैंने सरगोशी में कहा, ये हमारा बाकायदा एजेंट नहीं है, असल में ये स्मगलरों का यहाँ सरदार है, लेकिन इसकी हमदर्दियां हमारे मुल्क के साथ हैं और मेरा पुराना दोस्त है। ये हमें बॉर्डर क्रॉस करवा देगा और हम अपने वतन पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सोनिया दोनों स्लाइस खा गई। शायद एक अरसे के बाद उसे इत्मीनान से कुछ खाने का मौका मिला था। जब होटल का आखिरी नौकर भी चला गया तो करोंडिया अपनी कमीज को हवा देता हुआ एक भारतीय फिल्मी गाना गुनगुनाता हमारे करीब आया और बोला, आमिर, तुम ऊपर वाली मंजिल में वो कमरा तो नहीं भूले जहाँ तुम अक्सर आकर ठहरा करते थे? मैंने कोई जवाब देने की बजाय सोनिया को इशारा किया। हम उठे और सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गए। यहाँ साथ साथ 3 कमरे थे। मुझे माजी का वो जमाना याद आ गया जब मैं अपने मिशन के लिए पहली बार करोंडिया के आदमियों की वसातत से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ आया था। मैं कोने वाले कमरे में आकर ठहरा था। उसके बाद अपने मिशन के सिलसिले में जब भी मेरा अमृतसर आना होता तो मैं इसी कमरे में रात बसर करता। हम कमरे में आ गए। कमरे में वही पलंग, सिंगार मेज, 2 कुर्सियां और छोटी गोल मेज पड़ी थी। मैंने छत का पंखा चला दिया। थोड़ी देर बाद करोंडिया भी आ गया। उसने आते ही पूछा, ये औरत कौन है? मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में बताया कि ये हमारे वतन की एक अमानत है जो दुश्मन के मुल्क में कैद थी। अब मैं इसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के बगैर मैं इसे अपने साथ बॉर्डर क्रॉस नहीं करवा सकता। वो सोच में पड़ गया। सिगरेट फर्श पर फेंक कर पांव तले मसला और कुर्सी पर बैठ गया। आजकल बॉर्डर की हालत बड़ी खतरनाक है। सिक्योरिटी फोर्स के साथ इंडियन फौज भी गश्त
गश्त लगाती हैं। खुद हमने अपने आदमियों को आने से मना कर रखा है। मैंने कहा, तुम मेरे दोस्त हो और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने वतन से बेपनाह प्यार करते हो। तुमने पाकिस्तान के लिए यहाँ रहकर बहुत काम किया है और कई बार अपनी जान तक खतरे में डाली है। ये भी वतन अजीज की जानिब से हम पर आयद एक फर्ज है जिसे हमें अदा करना है। अगर मुझे नहीं तो मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसा इंतजाम करो कि कम से कम सोनिया को भारत से निकाल कर पाकिस्तान पहुँचा दो। वो उठते हुए बोला, अभी तुम लोग आराम करो, कल बात करेंगे। अगर चाहो तो साथ वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ 2 पलंग हैं। मैंने कहा, सोनिया इस कमरे में ही सोएगी, मैं कमरे के बाहर चारपाई बिछाकर लेट जाऊंगा। करौंडिया बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मुंह अंधेरे तुम्हें कमरे के अंदर चले जाना होगा क्योंकि सुबह सुबह मेरे हिंदू नौकर आ जाते हैं। तुम लोगों को यहाँ बेहद एहतियात करनी होगी। सोनिया को भी समझा देना कि ये किसी से गैर जरूरी बात न करे। वो चला गया। मैंने सोनिया को अच्छी तरह से ब्रीफिंग कर दी और कमरे से बाहर आ गया। बाहर दीवार के साथ एक चारपाई लगी थी, उसे कमरे के आगे डाला और खाली चारपाई पर लेट गया। ऊपर आसमान नजर आ रहा था। बादल अब गरज नहीं रहे थे, बारिश भी नहीं हो रही थी। ठंडी हवा का झोंका कभी कभी आ जाता। सोनिया ने अंदर से कुंडी चढ़ा ली थी। 2 दिन तक हम उस होटल में तकरीबन रूपोशी की हालत में रहे। शाम के वक्त में थोड़ी देर के लिए हॉल दरवाजे की जानिब निकल जाता। तीसरे दिन हमारे दोस्त करौंडिया ने बताया कि उसने एक खास आदमी को ये पैगाम देकर बॉर्डर पार भेजा है कि हम दोनों को सरहद पार ले जाने का कोई दूसरा जरिया इख्तियार करने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरहद सिक्योरिटी फोर्स और इंडियन आर्मी के दस्तों की गश्त दिन रात जारी रहती है और ऐसी सूरत में किसी अनाड़ी लड़की का बॉर्डर क्रॉस कराना खतरनाक हो सकता है। मुझे उसका ये तरीकेकार कुछ नामुनासिब लगा क्योंकि मैं इस मामले में हाई कमांड को मुलव्विस नहीं करना चाहता था। लेकिन जब एक रोज मुझे करौंडिया ने आकर बताया कि सरहद पार से एक आदमी मुझसे मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर भेजा गया है, तो मैं दिल में कुछ हैरान सा हुआ क्योंकि ये मसला इतना संगीन और इस कदर अहमियत का हामिल नहीं था। बहरहाल मुझे समर की खुशी हुई कि सोनिया अब वापस अपनी माँ के पास पहुंचा दी जाएगी। कम से कम उसकी मुसीबतें तो खत्म होगी। जो आदमी सरहद पर से आया था उसने अमृतसर में दाखिल होते ही मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। करौंडिया उसे लेकर मेरे कमरे में आ गया। सोनिया दूसरे कमरे में सो रही थी। सरहद पार से आने वाला आदमी हिंदू जोगी के भेष में था और मेरे कमरे में तुलसीदास की रखी हुई रामायण के अशार गुनगुनाता दाखिल हुआ। हम दोनों ही ये तस्दीक करना चाहते थे कि आया हम वही हैं जो हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। उसने एक खास कोड लफ्ज बोला। मैंने भी उसका जवाब जब कोड लफ्ज में ही दिया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। करौंडिया को उसने पहले ही नीचे भेज दिया था। दरवाजा बंद करते ही वो मेरे करीब होकर बैठ गया और बोला, हम कई रोज से तुम्हारी तलाश में थे। हमने भारत के कई शहरों में अपने खुफिया आदमियों से तुम्हारे बारे में पूछा, मगर किसी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि मैं एक तवील और दुश्वार जद्दोजहद के बाद सोनिया को दुश्मन की कैद से निकालने में कामयाब हुआ हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पहली फुर्सत में उसके साथ सरहद पार करके अपने वतन पहुंच जाऊं। अपने खुफिया एजेंट ने मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, सोनिया की तुम फिक्र न करो, हम इसे पाकिस्तान पहुंचा देंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से यूरोप के एक मुल्क में जाना होगा। मैं अपने एजेंट का चेहरा तकने लगा कि ये उसने क्या कह दिया है, मैं यूरोप जाकर क्या करूंगा। जब मैंने उसे यही सवाल किया तो उसने मेरे कांधे को आहिस्ता से दबाया और बोला, ये सब कुछ तुम्हें बहुत जल्द बता दिया जाएगा। अब तुम जल्दी से सोनिया को तैयार करो। तुम भी तैयार हो जाओ, हम रात 9:15 बजे वाली गाड़ी में चंडीगढ़ रवाना हो जाएंगे। मैंने पूछा, चंडीगढ़? अपने एजेंट ने अपने होंठों पर उंगली रख दी। मैं चुप हो गया। उसने मेरे करीब होकर कहा, इस होटल वाले दोस्त को भी मत बताना कि तुम चंडीगढ़ जा रहे हो। मैं तुम्हें अमृतसर रेलवे स्टेशन पर मिलूंगा। ये कहकर वो उठा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद करौंडिया मेरे कमरे में आ गया और पूछने लगा कि क्या प्रोग्राम बना है। मैंने उसे कहा कि अपना एजेंट हमें रात को पुतली घर के करीब किसी जगह छुपा कर रखना चाहता है, जहां से वो रात के पिछले पहर हमें लेकर सरहद की तरफ रवाना होगा। करौंडिया को मैंने चंडीगढ़ के बारे में कुछ न बताया। वो बोला, ये लोग तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे क्योंकि इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, हमारी पहुंच तो बड़ी महदूद है। उसने तुम्हें बता दिया है कि पुतली घर कहाँ जाना होगा? मैंने कहा, हाँ, एक खास जगह पहुंचने के लिए मुझे कहा गया है। करौंडिया ने फौरन कहा, तो फिर जल्दी से यहाँ से निकलने की तैयारी करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे नौकरों की नजरों में आ गए हो। कहीं कोई मुसीबत ना नाजिल हो जाए, मुझे यही डर है। मैंने सोनिया को सारी बात समझाई। वो उसी वक्त तैयार हो गई। मैंने उसे साथ लिया और होटल से निकलकर हॉल बाजार में से गुजरते दरवाजे पर आकर एक साइकिल रिक्शा करवाया और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। अगरचे गाड़ी छूटने में अभी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन ये वक्त रेलवे स्टेशन पर गुजारना चाहता था। मैंने चंडीगढ़ के 2 टिकट खरीदे और सोनिया के साथ प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर आकर बैठ गया। मैं सर से पांव तक सिख बना हुआ था और सोनिया भी सिखनी ही लगती थी। मैंने एहतियात के तौर पर उसे हिदायत कर रखी थी कि वो अपने दुपट्टे का जरा सा घूंघट यूं निकाल कर रखे कि आसानी से कोई उसकी शक्ल न देख सके। मेरी निगाहें प्लेटफॉर्म की रोशनियों और मुसाफिरों के हुजूम में अपने एजेंट साधु को ढूंढ रही थी। वो अभी तक मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मैंने जेब से ग्रंथ
साहब का गटका निकाल लिया। मैंने ग्रंथ साहब का बावाज़े बुलंद विर्द शुरू कर दिया। मैं इंटेलिजेंस वालों की नजरों को धोखा देना चाहता था। बैठे बैठे बड़ी मुश्किल से 1.25 घंटा गुजरा। हमारे बेंच पर सोनिया की दूसरी जानिब एक हिंदू औरत अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी उसे साड़ी के पल्लू आगे किए दूध पिला रही थी। उसने सोनिया से बातें शुरू कर दी कि वो कहाँ जा रही हैं। सोनिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। मैंने जल्दी से हिंदू औरत से कहा, बहन जी ये मेरी पत्नी गूंगी है। हिंदू औरत किसी कदर अफसोस का इजहार करते हुए बोली, राम राम, इतनी सुंदर पत्नी और गूंगी, प्रभु की लीला है। मैं दोबारा ग्रंथ की बानी पढ़ने लगा। सोनिया को मैंने इशारा दे दिया था कि वो अब जबान से एक लफ्ज भी ना निकाले। ये पेशबंदी मैंने इसलिए की थी कि सोनिया के मुंह से बेएहतियाती से निकला हुआ कोई लफ्ज हमें किसी मुश्किल में फंसा सकता था। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की नकलो हरकत में तेजी आ गई। सिख और हिंदू कुली रेलवे लाइन के करीब प्लेटफॉर्म के किनारे पर कतार बनाकर बैठते चले गए। मालूम हुआ कि चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी आ रही है। कुछ देर बाद गाड़ी के डिब्बे प्लेटफॉर्म पर आकर लग गए। मुसाफिरों में हलचल मच गई। हर कोई सामान उठाए डिब्बे की तरफ बढ़ा। अजीब अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया जो हमारे लिए बड़ा साजगार था। हिंदू औरत भी अपने बच्चे को लेकर कुली के सर पर सामान रखवा कर गाड़ी की तरफ चली गई। हमारा बेंच खाली हो गया। मैंने सोनिया की तरफ देखे बगैर कहा, अब तुम गूंगी ही बनी रहना, हमारा आदमी बस आता ही होगा। सोनिया ने सरगोशी में कहा, अगर वो ना आया तो क्या करेंगे? मैंने बड़े सुकून से कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी ये जुमला मेरी जबान पर ही था कि मुझे प्लेटफॉर्म पर अपना एजेंट साधु आता दिखाई दिया। वो बड़ी शान बेनियाजी से चलता हुआ हमारे करीब ही बेंच पर आकर बैठ गया। उसका चेहरा रेलगाड़ी की तरफ था। उसने आहिस्ता से कहा कि सामने वाले डिब्बे से पीछे की जानिब तीसरे डिब्बे में सवार हो जाओ। मैं तुम्हें चंडीगढ़ के स्टेशन पर मिलूंगा। जालंधर से गाड़ी बदलनी होगी। वो उठकर चला गया। उसके जाते ही मैंने सोनिया को लिया और एजेंट के कहने के मुताबिक एक डिब्बे में मुसाफिरों के साथ ही दाखिल हो गया। डिब्बे में काफी रश था। हम दोनों लोगों के सामान के पास फर्श पर ही बैठ गए। सोनिया मेरी हिदायत के मुताबिक बिल्कुल खामोश थी। ठीक वक्त पर इंजन ने विसल दिया और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आगे की तरफ खिसकने लगी। अमृतसर से जालंधर तक का फासला 40 मील तक का था। ट्रेन चूंकि तकरीबन हर छोटे स्टेशन पर ठहरती थी, इसलिए यह सफर 2 घंटे में तय हुआ। तकरीबन आधी रात के वक्त ट्रेन जालंधर पहुंची। यहाँ से हमें चंडीगढ़ के लिए गाड़ी बदलनी थी। हमारी गाड़ी आगे रवाना हो गई। अब जालंधर के प्लेटफॉर्म खाली रह गए। मैंने एक कुली से पता किया तो मालूम हुआ कि चंडीगढ़ को ट्रेन सुबह 4 बजे जाएगी। अब एक बार फिर मेरी निगाहें अपने एजेंट को तलाश कर रही थी। खाना हमने अमृतसर वाले होटल में ही खा लिया था। यहाँ मौसम भी खुशगवार था। आसमान उसी तरह अबरालूद था मगर बारिश नहीं हो रही थी। हम प्लेटफॉर्म पर जरा आगे जाकर एक बेंच पर बैठे थे। सोनिया ने अब मुझसे तफसील मालूम करनी चाहिए कि चंडीगढ़ हम क्यों आए हैं और यहाँ से कौन सा बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैंने उसे बताया कि हमें किसी दूसरे तरीके से बॉर्डर पार करवाया जाएगा। मैंने उसे ये बताने की जरूरत महसूस न की कि मैं हाई कमांड की हिदायत के मुताबिक उसके साथ वतन वापस नहीं जा रहा। सोनिया खामोश हो गई। एक रेडी वाला चाय बेचता हमारे करीब से गुजरा तो हमने उससे 2 कप चाय लिए और वहीं बैठे पीने लगे। रेडी वाला हमसे ज्यादा दूर नहीं था। इतने में मुझे प्लेटफॉर्म के दरवाजे की जानिब से अपने एजेंट की शक्ल दिखाई दी। वो साधु के ही भेष में चला रहा था। उसने हमें देख लिया। वो हमारे बेंच से थोड़ी दूर प्लेटफॉर्म के फर्श पर ही आलती पालती मारकर बैठ गया। हमने जल्दी जल्दी चाय पीकर कप रेडी वाले को दे दिया। सोनिया का कप भी उसके हवाले किया। रेडी वाला आगे निकल गया। एजेंट ने हमारी तरफ देखे बगैर कहा, बाबा लोग, रात को चाय पीना अच्छा नहीं होता। मैंने कोई जवाब न दिया। मैं समझ गया कि वो नहीं चाहता था कि हम रेडी वाले को करीब खड़ा करके चाय पीते। दुश्मन मुल्क में भेष बदल कर सुराग रसानी करने के कुछ आदाब और उसूल होते हैं। ये बात उनके मनाफी थी। अपना एजेंट फर्श से उठकर हमारे सामने प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। वो हमारे सामने से गुजरते हुए बोला, आइंदा इस तरह किसी रेडी वाले को अपने सामने खड़ा होने की दावत मत देना। वो आगे निकल गया। पलटकर वापस आया तो दूसरी बार सामने से गुजरते हुए बोला, चंडीगढ़ में एक रोज गार्डन है। तुम लोग रोज गार्डन के पिछले गेट के पास बैठकर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर वो प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ चल दिया। हमारे इर्द गिर्द हमारे सिवा दूसरा कोई मुसाफिर नहीं था। प्लेटफॉर्म दूर तक वीरान था। इसी तरह रात गुजरती चली गई। सोनिया को नींद आने लगी थी। मैंने उसे वहीं बेंच पर लेट जाने को कहा और वो दोहरी होकर बेंच पर लेट गई। मैं गुरबानी का जाप करने लगा। रात ढलती गई और फिर पौ फट गई। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की आमद शुरू हो गई। चंडीगढ़ को जाने वाली गाड़ी जालंधर ही से तैयार हुई थी। रवानगी से आध घंटा पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। सोनिया को जगाया और 3rd क्लास के एक डिब्बे में घुसकर कोने में अपनी जगह बना ली। डिब्बे में चंद एक ही मुसाफिर थे। टॉयलेट में जाकर हमने बारी बारी मुंह धोया। मैं खिड़की के पास सीट पर बैठकर दाढ़ी के बालों में लकड़ी की छोटी सी कंघी फेरने लगा।
सोनिया को एहतियात के तौर पर मैंने ऊपर वाली बर्थ पर लिटा दिया ताकि वो खामखा दूसरों की नजरों में आने से बच जाए। डिब्बे में मजीद कुछ हिंदू मर्द, औरतें और कुछ सिख मुसाफिर आकर बैठ गए। आखिर ट्रेन चंडीगढ़ की तरफ रवाना हो गई। चंडीगढ़ का इलाका सतह मुर्तफा का इलाका है और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का दामन कहलाता है। उस इलाके में मैदानों और पहाड़ों दोनों की कैफियत मौजूद है। मैं पहली बार चंडीगढ़ जा रहा था, इस एतबार से मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी क्योंकि ये मशरकी पंजाब का सदर मकाम था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।